student, welcome to Bloomcap. I'm your trainer of English, Vibha Chawla, and I have been mentoring students for the last 5+ years. And today I have with me here Sanjay Sharma sir, who is a competitive exams expert and an author. He has been mentoring and inspiring students since 1992. And then we have Zoha Khana ma'am with us, who is your trainer of mathematics. She has been inspiring students for the last 7 years. And last but not the least, we have Neha Gupta ma'am with us, who is your reasoning educator. And she has been training students for the last 7 years. So today we all have gathered here to clarify all your doubts regarding balancing school studies and Olympiad exams. So are you all excited for this session? Make sure to watch this session till end because it is going to be very important for you and will be clarifying all your doubts. So my very first question is for you, Sanjay sir. सर प्लीज आप स्टूडेंट्स को ये बताइए बेसिकली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओलंपियाड एग्जाम्स देना क्यों जरूरी है लाइक व्हाई शुड वन पार्टिसिपेट इन दीज एग्जाम्स इज अर्ली एज कंपटीशन गुड देखिए ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना ये स्किल इनहेंसर्स होते हैं राइट बेसिकली कोई स्टूडेंट अगर इनको प्रिंसिपली सही से लेकर के चलता है तो रियलिटी में अपनी स्किल का इन्हेंसमेंट इनके थ्रू कर सकता है बिकॉज जो स्कूल के एग्जामिनेशंस होते हैं वो नॉलेज कोशेंट को तो एक लेवल तक चेक करते हैं बट स्किल कोशेंट को चेक नहीं कर पाते। दूसरा, स्टूडेंट के अंदर जो कम्पिटिटिवनेस है वो कम्पिटिटिवनेस इस तरह के एग्जामिनेशंस के थ्रू आती है। नॉर्मली आप देखते हैं कि किसी क्लास में किसी स्कूल के अंदर किसी क्लास में नॉर्मली फर्स्ट सेकंड के बीच में कम्पिटिटिवनेस होती है, फर्स्ट सेकंड पोजिशनर्स के बीच में या फर्स्ट 5 पोजिशनर्स के बीच में कम्पिटिटिवनेस होती है। बाकी क्लास वाला जो बच्चा है वो ये सोचता है साहब मैं पास हो जाऊं, इतना सा ही हो। तो वो वाली चीज अगर हम देखें तो यही एक ऐसा मीडियम बचता है जहां स्टूडेंट रियल में अपने को एसेस कर सकता है। वो स्कूल लेवल पर, सिटी लेवल पर और नेशनल या स्टेट लेवल पर अपनी पोजीशंस चेक कर सकता है, वो कहाँ स्टैंड करता है, राइट। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज अगर हो रही है स्टूडेंट में तो वो भी एक अच्छी बात है। आप कहते हैं कि अर्ली एज में कंपटीशन देना सही है या नहीं, मेरा मानना है कि अर्ली एज में ही कंपटीशन देना चाहिए, राइट। जितना अर्ली एज से स्टूडेंट कंपटीशन देगा उतना उसका जो माइंडसेट है, उसका जो एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड में कंपटीशन का स्ट्रेस खत्म होगा। और जब कंपटीशन का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एग्जाम का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो वहां इस तरह की सिचुएशन रहेगी कि स्टूडेंट बड़े बड़े एग्जामिनेशंस जैसे नीट होता है या इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है जिसको आप जेई एंट्रेंस बोलते हैं या यूपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, वो वहां पर स्ट्रेस फ्री होके परफॉर्म कर पाएगा। और जब स्ट्रेस फ्री होके परफॉर्म करेगा तभी ऐसा होगा ना कि वो अच्छी रैंक लाएगा, उसको प्रॉपरली क्रैक करेगा। तो एक तरीके से ये फाउंडेशन स्टोन्स हैं। आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि बच्चों को अगर इवन एथलीट भी बनाना है तो वो छोटी उम्र से ही डालते हैं उसको, जो ट्रेनिंग करते हैं, सारे काम करते हैं। तो ये एक इस तरह का मीडियम है जहां एजुकेशन फील्ड में जिस बच्चे को एक्सेल करना है वहां उसको एक तरीके का सपोर्ट मिल जाता है, राइट। So, sir, on one hand, there is school curriculum, right? And on the other hand, Olympiad exams and other talent search examinations. So, what do you think? What kind of problems students usually face, like while preparing for these exams along with their school curriculum? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं और अधिकतर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो माइंडसेट से रिलेटेड होती है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि सिलेबस डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि छोटे लेवल पर, स्कूल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो 9th 10th 11th 12th क्लासेस को छोड़ दीजिए, इनके अलावा बाकी क्लासेस में इस तरह की सिचुएशन होती है
कि स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस है वो अधिकतर स्कूल ड्रिवन होता है, राइट। उसमें थोड़े 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 मॉडिफिकेशंस होते हैं, यूनिफॉर्म सिलेबस की आदत नहीं होती। ओलंपियाड्स में जो सिलेबस है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह का डिफरेंस आ सकता है। या जीके और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स नहीं होते उनके कुरिकुलम में, तो वो उसको लगता है कि मेरे को एडिशनली पढ़ने हैं, जबकि वो सब्जेक्ट्स अगर हम रियल में देखें तो वो नॉर्मल रूटीन में पढ़ लिए जाते हैं। या हम बोलें स्कूल कुरिकुलम पहले पढ़ना है या ओलंपियाड की तैयारी पहले पढ़नी है, इस तरीके का प्रायोरिटाइजेशन नहीं होता। या दोनों को साथ साथ पढ़ना है, या स्कूल को बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट को ना ओलंपियाड की स्टडीज में मजा आने लगता है, एमसीक्यूज करने होते हैं, लिखना कम होता है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट ओलंपियाड की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके स्कूल के जो परफॉर्मेंस है वो कई बार सफर करती है, उसको लिखने की आदत नहीं रहती। तो इस Yes. तरह की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो फेस करता है। फिर इसके अलावा हमारी कंट्री में जो ओलंपियाड्स है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी तक, ठीक है। तो वो ओलंपियाड्स के ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से उसकी प्रॉपर प्रिपरेशंस की गाइडेंस, या अगर हम बात करें जो रिसोर्सेज हैं, जो बुक्स अवेलेबल हैं, वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे स्टूडेंट को चाहिए। तो कई बार लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे चैलेंजेस हैं जो वो फेस करता है, ठीक है। So you talked about time management in your answer. So time management seems to be the biggest issue, like while preparing for these exams and school curriculum simultaneously. So how can this be balanced? Like how can students manage their time? देखिए, दो चीजें होती हैं टाइम मैनेजमेंट। हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेज योर टाइम एज यू मैनेज योर मनी। मनी का मैनेजमेंट हमको घर में सिखाया जाता है, सारे काम किए जाते हैं, बट जो टाइम का मैनेजमेंट है उसके लिए बात नहीं की जाती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने लगे, 5 मिनट की बात करने की सोची थी, आधा घंटे उससे बात कर रहे हैं, और हमें वो टाइम जो लूज हो रहा है उसका पता नहीं होता है। आप सोच करके देखिए ना कि मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे, राइट, और एक आम आदमी के पास भी 24 घंटे। मुकेश अंबानी उस 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं और एक आम आदमी कैसे यूज करते हैं। तो हम जो टाइम लूज करते हैं वो अगर हम ग्रिप करने लगे तो हम प्रॉपर वे में वर्क कर सकते हैं। शुरुआत में जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पर, वो कोशिश करते हैं बच्चे का टाइम टेबल बन जाए। वो टाइम टेबल जो बनाते हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स तरीका हमारे यहाँ चला आ रहा है, जो हमारे टीचर्स ने सिखाया। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स भी टाइम टेबल बनाते थे। वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता था, क्योंकि उसके अंदर जो टाइमिंग्स हैं वो मेंशन्ड होती। अगर हम टाइमिंग्स की बजाय टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाए, ठीक है ना, तो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, जब उस पर टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा, उस पर टास्क का प्रेशर रहेगा, राइट। तो बेसिक जो पहली चीज टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लानिंग। स्टूडेंट को ये बताया जाना कि भाई तुम्हें एक मास्टर शेड्यूल बनाना है, ठीक। उस मास्टर शेड्यूल के हिसाब से तुम वीकली टास्क प्लान कर सकते हो, ठीक। मास्टर शेड्यूल कैसे बनाना है कि तुम अपना जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कितना अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उसको रिवर्स वे में उस टाइमिंग के हिसाब से अपनी टास्क को डिवाइड करना कि मुझे इतना इतना काम तो करना ही, और उसके बेसिस पे फिर वीकली टास्क और डेली टास्क बना लेना। अगर इतना काम स्टूडेंट कर लेता है तो पहली चीज आसान हो जाती है। अब ये काम करते समय उसे एक चीज और ध्यान रखनी है, एंड दैट इज प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन इस तरह की चीज है कि आप अगर समझें कि उसको पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, डेली टास्क में उसको स्कूल होमवर्क करना ही नहीं करना है या ओलंपियाड ही पढ़ते रहना, ये प्रायोरिटाइजेशन। तो स्टूडेंट अगर प्रॉपर वे में प्रायोरिटाइज करके चीजों को प्लान अप करके करे तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा ही नहीं, वो एकदम खत्म हो जाएगा। ये चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि उसने मास्टर शेड्यूल बनाया, ठीक।
उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है, उसको देख लिया। और अगर उस टाइम को उसने बांधा नहीं, कोशिश करते हैं कि टाइम को बांध ले कि भाई ये तुम्हारा इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारा खेलने का टाइम है, इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारा सोने का टाइम है, उसमें स्टूडेंट बन जाता है। और फिर वो उस चीज को ना अप्लाई नहीं कर पाता। मतलब वो एक डिसिप्लिन, स्टूडेंट और डिसिप्लिन, ये दो चीज है ना। अगर मैं बोलूँ तो खास तौर से छोटा बच्चा क्योंकि एंथुजियास्टिक होता है, तो स्टूडेंट और डिसिप्लिन ये दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड हो सकता है, लेकिन जब हम एवरेज या मासेस की बात करते हैं तो बच्चा चार चीजें देखता है आसपास। उसके दिमाग में क्यूरियोसिटीज होती हैं, डिफरेंट तरीके का एंथुजियाज्म होता है डिफरेंट तरह का। तो वो बंद के नहीं रह सकता और उसको बंद के रहना भी नहीं चाहिए। तो वो टास्क बेस्ड अगर चलेगा कि उसे ठीक है दिन में इतना काम करना है, उसने करा करके दे दिया, राइट, वो एक बेस्ट तरीका होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट अपने आप को प्रॉपरली टाइम मैनेज करते हुए काम कर सकता है। वो एंजॉय भी करेगा, वो पढ़ेगा भी, वो काम भी करेगा, प्रायोरिटाइज करके उसे पता है कि ये चीज पहले करनी है, ये बाद में करनी है। और यही चीज हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में फॉलो करते हैं, राइट। वेरी वेल सेड सर। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लाइक जो जूनियर क्लासेस की अगर हम बात करें, जो जूनियर क्लासेस होती है उनमें जो सिलेबस होता है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, लाइक इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, यू नो। So how can those students balance like their school curriculum as well as, you know, Olympiad exams? वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि ये बात मैंने अभी हल्का सा बताई भी है टाइम मैनेजमेंट में, और सही भी है। स्टूडेंट को ना प्रायोरिटाइजेशन आना चाहिए। अब प्रायोरिटाइजेशन में क्या है, स्टूडेंट ओलंपियाड को अपने स्किल सेट इनहेंस करने के लिए ले रहा है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल है, राइट। स्कूल कुरिकुलम और ओलंपियाड कुरिकुलम में बहुत सारी चीजें तो कॉमन होती हैं। तो स्टूडेंट अगर स्कूल कुरिकुलम को प्रॉपरली बहुत अच्छे से पहले तैयार कर लेता है, ठीक, तो स्कूल उसका सेफ हो गया। और जब स्कूल सेफ हो गया तो उसके बाद की जो चीज रह गई वो रह गई कि जो अनकॉमन पोर्शंस हैं जो उसको तैयार करने हैं, उसके बाद वो अनकॉमन पोर्शंस पे चला जाए, उनको तैयार कर ले, राइट। तो वहां क्या होगा कि जो चीजें हैं उसको ना तो इस तरह की हर्डल आएगी कि मुझे क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। और ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि भाई उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई किसी तरह की हिंड्रेंस नहीं आ रही, वो एकदम स्मूथ लाइन चीजें चलेंगी कि भाई मेरे को सबसे पहले स्कूल का तैयार करना है। स्कूल की तैयारी में ओलंपियाड की 80 से 90% तैयारी हो जाएगी। फिर 10 15 से 20% 25% जो बचा हुआ है वो मैं ओलंपियाड इतने आएंगे, क्योंकि नॉर्मली ओलंपियाड जो होते हैं वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में होते हैं। वो स्कूल के एग्जामिनेशंस के टाइमिंग्स वैसे भी नहीं होते हैं, हाफ ईयरली हो चुके होते हैं, फाइनल इसके बाद होते हैं। तो स्टूडेंट बड़ी आसानी से इन चीजों को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, राइट। और यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसी में अगर हम स्पेसिफिकली चले जाते हैं तो नेहा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो रीजनिंग और जीके जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, इन सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो क्योंकि ये अब ये बिल्कुल कुरिकुलम से बाहर है, राइट, ये कुरिकुलम में नहीं है, तो इनके लिए स्टूडेंट क्या करे जो कि वो एक बेहतर, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो इन सब्जेक्ट्स के, तो वहां एक चीज बेहतर होगी कि इस बारे में मैं ना बोलूं, आप बोले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। जी नेहा। First of all, thanks to Bloomcap for giving me this opportunity. I'm thankful to you. एंड जैसा कि सर अभी अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आई एग्री कि अभी तक स्कूल कैरिकुलम में इन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। लाइक हम देखें रीजनिंग, तो स्कूल का स्टूडेंट जो होता है वो रीजनिंग सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो चीज स्कूल कैरिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आप करते हैं जहां आप रेयर अपनी डेली एक्टिविटीज में, अपने डेली रूटीन में बहुत सारी रीजनिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज के लिए, ठीक है,
तो आप नंबर सीरीज के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी पजल्स देखते हैं जहां आप नंबर सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लेते हैं। अब जो चीजें आप डेली रूटीन में कर रहे हैं, जो चीजें आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, वही चीजें आपको यहाँ इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी है। तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस चीज से रिलेटेड थोड़ा भी गाइडेंस मिले तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इन सब चीजों को स्कूल कैरिकुलम के साथ कैसे मैनेज करना है, अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ टिप्स है मेरे पास जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक माय फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजी, ऑड वन आउट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसके लिए बहुत शॉर्ट और बहुत प्यारा मेथड ये हो सकता है कि आप अल्फाबेट सीरीज का एक पोर्शन ले लें जिसमें आप अपने नोटबुक उठाएं, उसमें अल्फाबेट सीरीज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखे, रिवर्स डायरेक्शन में लिखे और उसको आप याद कर सकते हैं। क्लियर? द सेकेंड थिंग इज, अगर आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके ब्लड रिलेशन में ऑब्वियसली क्या होता है, हम रिलेटिव्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? तो आपके जो नॉर्मल रिलेशन है, आप उन सबको स्टडी करके उनसे क्वेश्चन को रिलेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मीन्स ये है कि हम अगर आपके सब्जेक्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट कर लें तो सिलेबस बड़ी आसानी से कवर अप हो सकता है। तो देखिए ये भी एक स्मूथ लाइनिंग है ना। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी मैं बहुत बार देखता हूँ स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अलग तरीके से, मतलब स्टूडेंट को तो कई बार मैथमेटिक्स का फोबिया तक हो जाता है। तो जो हाँ हमारे साथ हैं जो कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को 7 सालों से डील कर ही रही हैं, जो हाँ आपको क्या लगता है क्या स्टूडेंट को करना चाहिए जो मैथमेटिक्स से वो प्यार करने लगे? क्योंकि आपके बारे में जितना हम जानते हैं, हमारी जो नॉलेज है या जो हमें दिखाई देता है, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, आपके स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को प्यार करने लगते हैं, उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ऐसा क्या जादू आप करती हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स से प्यार करने लगता है? जी। First of all, everybody, thank you for this opportunity. सर, आपके इस क्वेश्चन का मतलब जो बच्चों में फियर है मैथमेटिक्स को लेकर, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि मैं अगर कोर कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो वो उनके प्राइमरी लेवल से ही वीक होते हैं। तो अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, उनको प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाए इस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि प्राइमरी लेवल से ही आपके छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको याद करवाए जाते हैं जो आपको सीनियर क्लासेस में काम आते हैं। तो अगर बच्चे ने प्राइमरी लेवल में ही उस चीज को अच्छे से नहीं समझा, तो फ्यूचर में उसके लिए मैथ्स एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिससे बच्चे भागने लगते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपको ऐसे रिसोर्सेज मिल गए, ऐसी गाइडेंस मिल गई जिससे आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं लगता। और यही वजह है कि मुझे मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग लगता है। बिकॉज अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको इतना ज्यादा साइंस और इंग्लिश और रीजनिंग की तरह बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, बस आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं कि जैसा अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मैनेज किया जाए स्कूल करिकुलम और ओलंपियाड्स का ये टाइम जो मैनेजमेंट है, तो मैथ्स के लिए मुझे नहीं लगता किसी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है बच्चों को। बिकॉज जो मैथ्स का सिलेबस है ओलंपियाड्स में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो बच्चों ने अपने स्कूल करिकुलम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है मैथ्स में स्पेशली जो उनके स्कूल में ना हो और ओलंपियाड्स के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता हो। सो इट्स बेसिकली अबाउट द प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, और आपका प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर आप स्कूल करिकुलम को अच्छे से पढ़ रहे हो तो ओलंपियाड्स में मैथ्स के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस डिफरेंस है एग्जामिनेशन पैटर्न का, बिकॉज ओलंपियाड्स हैज अ सर्टेन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, इनडायरेक्ट वे, ऑब्जेक्टिव होता है, और स्कूल में आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन लिखना होता है जहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। तो सिर्फ बच्चों को ये चीज दिक्कत क्रिएट करती है, क्योंकि ओलंपियाड्स के टाइम पे उन्हें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, तो उन्होंने क्या मेथड फॉलो किया ये किसी से मतलब नहीं। तो वो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे स्टेटमेंट जो सोल्यूशन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम से बहुत भागते हैं। नहीं सही, स्टेटमेंट बिल्कुल सही तो बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ्स के बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डिटेल्ड सोल्यूशन। तो ये चीज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि अगर
जो ये एग्जाम साइमल्टेनियसली टैकल करना होता है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो रीजनिंग और मैथ्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये पता होगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। मैथ्स में मेन चीज ये होती है, क्वेश्चन सोल्यूशन सब कर लेते हैं, आंसर नहीं आ रहा है तो आपने गलत कहाँ किया ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपने उस वैरायटी के, उस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो। तो बच्चों के लिए मेरा सजेशन ये है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, और अपने चैलेंजेस को उसी तरीके से दूर रखो। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कोई डाउट हाँ नहीं है ना। अब विभा, जी मैंने जी। नॉर्मली देखा है कि अब देखो, मैथमेटिक्स की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, सारी बातें हो गई, तो स्टूडेंट के लिए ना लैंग्वेज एक ऐसा सा सब्जेक्ट हो जाता है जहाँ उसका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। या मैं जैसे अपनी बात करूं तो एग्जाम से पहले इंग्लिश पढ़ना है बस, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ठीक है अच्छे नंबर आ जाएंगे, या हिंदी भी ऐसे ही पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेसिकली जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज, जब हम बात करते हैं तो वहाँ स्टूडेंट के लिए किस तरह से इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम वो बच्चा कुरिकुलम को, जो कि ओलंपियाड कुरिकुलम है और जो आपका स्कूल कुरिकुलम है, किस तरह से बैलेंस करे, किस तरह से स्टडीज को बैलेंस करे? क्योंकि स्टूडेंट जब इस तरह के सब्जेक्ट्स में जाता है तो उसका इंटरेस्ट कम तो हो ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा, आप एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट के तो आप बेटर वे में समझ सकते हो। So first of all, I want to clarify this thing कि ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट ही लाइक इनकंसिस्टेंट है when it comes to learning language. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, like I have a deep interest in this language. So since childhood, I am very much interested in this subject and this language, we can say. So if you talk about specifically those students who are not that much interested, so the reason is probably because they have not got that fun learning environment yet. तो इंटरेस्ट की बात है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। और ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जा सकता, इट कैन बी डेवलप, थिंग्स कैन बी मेड इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स हाउ यू कैन बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। सो और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप देख सकते हो आज के टाइम पर इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आवर। लाइक आप कहीं भी जाओ, इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, आप कहीं पर भी जाओ लाइफ के किसी भी सेक्टर में, से जॉब बिजनेस, इंग्लिश इज द नीड, लाइक एक बेसिक नीड बन चुका है आज के टाइम पे। And fortunately most of the students are aware of it even at the early stage of life. So that's a good thing, that's a positive sign for youth. So अब क्या कर सकते हैं हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश में वी हैव अ सेक्शन वोकैबुलरी, राइट? तो स्टूडेंट्स आते हैं, दे से दैट मैम इतने सारे वर्ड्स हैं, लाइक लिमिट तो है नहीं, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, कैसे याद करें? मतलब उनका मीनिंग और याद रखना, वो भी लंबे टाइम तक क्रैम करते हैं, भूल जाते हैं। सो फॉर दिस आई टेल माई स्टूडेंट्स अ ट्रिक जो मैंने भी यूज किया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, देर इज अ वर्ड कॉल्ड एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है लाइक फ्यूचर में क्या होना है वो इमेजिन करना। तो अब इसको आप क्रैम करोगे तो 2 दिन 3 दिन 1 वीक में आप भूल जाओगे, राइट? और एग्जाम तक तो पता नहीं याद रहेगा भी या नहीं। सो फॉर दिस देर इज अ ट्रिक कॉल्ड निमोनिक्स, यू कैन यूज दिस टेक्निक। उससे होता क्या है, आपको वर्ड्स लंबे टाइम तक याद रहते हैं। जैसे एनविसेज वर्ड को मैंने कैसे याद किया, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कराती हूँ। लाइक एनवी नाम की एक लड़की है जिसका वीजा लग गया एट अ वेरी यंग एज। एनवी नाम की लड़की है जिसका वीजा लग गया एट अ वेरी यंग एज, दैट्स इट। अब वो क्या कर रही है? नाउ शी इज इमेजिनिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो यू जस्ट हैव टू मेक स्टोरीज, यू जस्ट हैव टू मेक अ ट्रिक आउट ऑफ इट, सेंटेंस में फ्रेम कर लो, अपनी लाइफ से रिलेट कर लो, दैट्स हाउ यू कैन मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। और उससे आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कभी पढ़ रहे हो। इट्स अ लैंग्वेज, इसको ये क्रैम करने की चीज नहीं है। हम हिंदी में इतने फ्लुएंट है कैसे? क्योंकि हम बचपन से वही बोलते आ रहे हैं, राइट? या हमारे जो भी रीजनल लैंग्वेज है। सो ये हम इंग्लिश के साथ भी कर सकते हैं, इसको एक सब्जेक्ट की तरह ना लेकर एक लैंग्वेज की तरह अगर हम करें, so we can understand it very easily. So it's all about developing interest. So interest अपने आप भी डेवलप किया जा सकता है, और with the help of a proper mentor भी आप ये चीज कर सकते हो। So that's students take वो किस तरह से proceed करना चाहता है।
So राइट that's all. राइट 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 राइट। बहुत अच्छी बात है, एकदम बहुत अच्छी बात है। ठीक। अगर हम बात करें एज सच, जो स्टूडेंट्स हैं उनके आउटकम्स की बात करें, सारी बात करें, तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि स्टूडेंट चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो, किसी भी ग्रेड में हो, इवन क्लास 10th का स्टूडेंट हो जो बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि क्लास 10th के स्टूडेंट ओलंपियाड्स को ऑप्ट नहीं करते। तो वो Yes. वाली जो चीज है, अगर उसको हम समझते हैं तो Actually, I वहाँ feel the same, sir. I wanted to ask this actually. You took the words out of my mouth actually. I just wanted to ask you that like जो 10th class के students होते हैं, उनमें ऐसा देखने को मिलता है, what I feel is उनमें ऐसा देखने को मिलता है that they don't prep for Olympiads because of their board examinations. उनको ऐसा लगता है board है तो मतलब उसी की preparation करनी है, तो हम Olympiads क्यों दें? So is it the right step to do so according to you? If not, then how can they balance like to excel in both the exams? सी, मेरे को, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट है। ठीक है ना। मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि यार आप क्यों इसको एक अलग एग्जामिनेशन की तरह से ले रहे हो। कंसेप्ट दोनों के अंदर आना है। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है? मैथडोलॉजी का डिफरेंस है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, एक सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन तो हर एक लाइन पे क्वेश्चन वहां पे फ्रेम हो सकता है। ठीक है। सब्जेक्टिव में तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक टूल की तरह से वो यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स टू बेसिकली डू वंडर्स इन देयर बोर्ड्स। मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट अगर इसको एक चैलेंज की तरह से ले, देखिए अक्टूबर से जनवरी तक एग्जाम हो रहा है। ठीक है। अक्टूबर से जनवरी तक अगर एग्जाम हो रहा है तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो सिलेबस है वो अक्टूबर से पहले या मैक्स टू मैक्स सितंबर एंड तक फिनिश करना होगा। एक बार सिलेबस खत्म हो गया, ठीक। अब अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो उसके एग्जाम है उससे पहले वो रिवीजन कर रहा है। आप सोचिए कि अगर वो फरवरी तक, मार्च तक रिवीजन करता जा रहा है अपने सिलेबस का, तो उसकी परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट कितना ज्यादा होगा, बोर्ड में वो कैसा परफॉर्म करे। मैंने यूजुअली देखा है कि जो बच्चे 10th क्लास के हैं और ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो ओलंपियाड में दे रहे हैं, उसको सीरियसली लेते हैं, तो बोर्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब अच्छी नहीं देते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये एक कहना चाहिए एक चैलेंज की तरह से लेकर के अगर स्टूडेंट काम करेगा, उसको पॉजिटिव वे में लेगा, तो बहुत अच्छा कर सकता है। वहीं अगर उसको ये समझाया जाएगा कि भाई ये एक डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन की तरह से अगर समझाया जाएगा तो उसको भी ना धीरे धीरे बिलीव होने लगता है कि यार ये तो वास्तव में डिस्ट्रैक्शन है। और जब उसको बिलीव होने लगेगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इस चीज को जो है, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए और एक चैलेंज की तरह से लेते हुए काम करना चाहिए। अब अब अगर हम देखते हैं तो एक सिचुएशन सी ऐसी आ गई है, हम लोगों ने काफी सारा डिस्कशन भी कर लिया है, सारी चीजें कर ली हैं। तो आप लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो आप लोग ओलंपियाड के स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं, चलिए 30 ईयर्स से स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो अगर मैं बात करूं तो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, 10th पास करके आए हैं। छोटी क्लास के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है। हालांकि मुझे बहुत मजा आता है छोटी क्लास के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि उनसे मेरे को बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है। बट स्टिल टाइम की लैकिंग की वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट में नहीं कर पाता। लेकिन आप लोग तो अच्छा खासा इंटरेक्ट करते हैं, तो मेरा आपसे पूछना यही है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह की टिप्स जो है उनको दी जाए, किस तरह की
सजेशंस आप प्रिपरेशन के लिए उनको दें, ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि काम आसान हो जाए। विवाह आपसे स्टार्ट करते हैं। Sure, sir. Sir, I'll suggest two things here. One is hard work, another one is consistent practice. There is no shortcut to success. What I believe is success का कोई shortcut नहीं होता. You have to work hard, and it's not only about exams. आपको life में कुछ भी earn करना है, you have to work hard for it, right? So consistency is the key. आप क्या करो, आप कर सकते हो अपने आप को एनालाइज। सबसे पहले देखो लाइक अपने प्रीवियस जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, एनालाइज करो, देखो आप किस सेक्शन में ज्यादा वीक हो, लाइक मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल। आप देख सकते हो इंग्लिश में 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी। सो आप देखो अपने आप को एनालाइज करो, आपका कौन सा सेक्शन ज्यादा वीक है, उस पर आप ज्यादा टाइम डिवोट करो। जो आपको सेक्शन आता है, लाइक आपको अगर ग्रामर आती है तो आप उस पर कम टाइम डिवोट करो। सो मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू यू एंड देन स्टिक टू इट। स्टिकिंग टू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कंसिस्टेंसी एक चीज होती है जो हर कोई नहीं मेंटेन कर सकता, एंड दैट इज द की। उसी से आपको सक्सेस मिल सकता है इन एनीथिंग इन लाइफ। So all I want to say is that keep working hard and be consistent in whatever you are doing, and that's how nobody can stop you from achieving anything in life. That's all I want to say. राइट राइट राइट। नाउ नेहा, आप क्या सजेस्ट करते हैं? वेरी वेल सेड विवा मैम। मैं आपकी चीजों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो कुछ पॉइंट्स है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर आप सारी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आपको स्कूल कैरिकुलम भी पढ़ना है, आप लोगों को अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज अब होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे कुछ पॉइंट्स आपके लिए ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले सिलेबस देखिए, क्योंकि बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये देखा है कि वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, जो पर्टिकुलर एग्जाम है आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरी जगह भाग रहे हो। इससे क्या होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, नो डाउट आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, आपने पूरा हार्डवर्क किया है, बट स्टिल रिजल्ट नहीं आया। तो उसका रीजन यही होता है कि आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज कीजिए, आप एक पेपर लीजिए, उससे पूरा सिलेबस लिखिए, उसको अच्छे से फोकस कीजिए। अच्छा, अब आपने सिलेबस लिख लिया, अब आपका सेकंड टास्क क्या होना चाहिए? अब आप उस सिलेबस को एक बार ध्यान से पढ़िए और उसमें देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको इजी लग रहे हैं। तो जो टॉपिक्स आपको इजी लग रहे हैं आप उन पे पहले फोकस करो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही अगर एक बहुत टफ सा टॉपिक उठा लोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आप इनिशियली बहुत ज्यादा टफ चीजों को ना उठाओ, सबसे पहले आप इजी टॉपिक्स को कवर करो। उससे आपको दो फायदे होंगे। द फर्स्ट वन की आपको मोटिवेशन बढ़ेगा, और सेकंड थिंग आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, राइट। अगर आप एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा दिन वेस्ट कर देते हैं, इससे अच्छा है कि आप उन डेज में 5-6 टॉपिक्स कवर कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सारे टॉपिक्स से आने। ठीक है, ओके। अब आपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद आपकी सेकंड चीज आती है कि अब आप उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप लगाओ, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसा कि सर ने और विभा मैम ने, जोहा मैम ने अभी बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका जो टाइम टेबल है, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो टाइम के लिए कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक यही पढ़ना है। आप टास्क बेस्ड लेके चलो अपनी चीजों को। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हर एक सब्जेक्ट को आप डेली पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने रीजनिंग को पढ़ लिया फिर आगे 5 दिन तक मैंने देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में। लाइक मैंने इंग्लिश आज पढ़ ली और फिर मैंने 1 वीक के लिए उसको स्किप कर दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप कम टाइम दो, जरूरी नहीं है कि आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, बट जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको डेली बेसिस पर स्टडी करो। दिस इज माई एडवाइस टू यू। जोहा जी, आपका क्या सोचना है? आप क्या टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? पहले तो आपको अनम्यूट होना पड़ेगा, म्यूट पर हैं आप जी। यस सर। हम्म। तो काफी सारी बातें तो विभा मैम और नेहा मैम ने बताई दी हैं, बट ये जो बात है जो दोनों मैम ने इंक्लूड करी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ये बहुत मस्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको नॉलेज देगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है क्वेश्चन आस्क करने का एग्जाम में। और दूसरी चीज जो हम लोग बात करते चले आ रहे हैं प्रैक्टिस की, तो अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपने सॉल्व कर लिए ये आइडिया लेने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बट ये नेसेसरी तो नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे।
सो आपको उसके लिए वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि सैम्पल पेपर्स जितने ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से जो मोड आपको बेस्ट लगता है, आप उसके सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ठीक है, जब आप नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को लेकर कितना क्लियर है। तो सैम्पल पेपर्स का सजेशन मैं सभी बच्चों को दूंगी कि प्रीवियस ईयर तो आपने सॉल्व कर लिया, बट आप सैम्पल पेपर पे भी फोकस करो, बिकॉज सेवरल बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड हर बुक का अपना एक पैटर्न होता है, वे ऑफ क्वेश्चन आस्क करने का, हर ही चीज डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट चीजों को आप सॉल्व करोगे, आपका माइंड उस चीज को अडेप्ट करेगा और आपकी थिंकिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जिसके लिए हम कंपटीशन देते हैं, वो चीज आपकी डेवलप होगी। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास, बच्चों के पास ये हैबिट नहीं होती कि वो नोट्स बनाए। छोटे बच्चों के पास, बड़े बच्चों की हैबिट तो होती है, 11th 12th में बच्चे बनाते हैं अपने आप से, बिकॉज बहुत सारा करिकुलम होता है, सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। बट छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो नोट्स नहीं बनाते। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स, बिकॉज जब आप नोट्स बनाते हो तो जो चीजें आपने लर्न करी होती है वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रुकती हैं। तो नोट्स बनाने की हैबिट आप अभी से डालना शुरू करो, बिकॉज ये आपके लॉन्ग रन में भी काफी सही रहेगी आपके लिए। और हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क के साथ साथ मेरा सजेशन, आप स्मार्ट वर्क करो। अब स्मार्ट वर्क का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि देर आर सेवरल टॉपिक्स जिन्हें आपको नहीं पढ़ना ओलंपियाड के लिए, जो आपके करिकुलम में तो इंक्लूडेड है बट आपके ओलंपियाड एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है। सो डोंट फोकस ऑन दैट, उस पर आप टाइम मत दो, क्योंकि फिर ये आपका हार्ड वर्क आप कर तो रहे हो लेकिन ये वेस्ट हो जाएगा। So with hard work, you need to do smart work also. And last but not the least, stay positive, stay calm. जितना ज्यादा आप काम रहोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो उतना ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, आपका एग्जाम उतना ज्यादा बेटर होगा। एंड ऑल द बेस्ट। वेल, राइट राइट राइट, वेरी वेरी करेक्टली सेड। इतना मजा आ रहा है, मैं तो चाह रहा था कि डिस्कशन और लंबा और लंबा और लंबा होता चला जाए, बट आई थिंक टाइम का कंस्ट्रेंट तो है ही है। और मजे की बात यह है कि हम 4 डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं। मतलब एक नेहा राजस्थान से हैं, तो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, विभा हरियाणा में बैठी हैं, और आप यूपी में बैठे हैं। तो 4 डिफरेंट स्टेट से हम कनेक्ट होकर ये पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है और बहुत अच्छे अच्छे चीजें निकल करके आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट इससे होने वाला है, राइट। सो मेरे हिसाब से अब हम समअप करते हैं चीज़ों को, और उसके अंदर की चीज़ें जो हमारी समझ में आती हैं स्टूडेंट को, अगर हम समअप करके बताएं तो स्टूडेंट को पहले स्कूल कुरिकुलम को ठीक से तैयार करना चाहिए, फिर अनकॉमन पार्ट्स जो हैं ओलंपियाड कुरिकुलम के उनको लेके चलना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट में टास्क मैनेजमेंट लेकर के चलना चाहिए। वो टास्क वाइज अगर डेली टास्क लिस्ट बना लेगा तो उसके लिए फायदा रहेगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कूल होके काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सैंपल पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर स्टूडेंट ये सारे काम करता है तो स्मूथली वो बैलेंस कर सकता है बिटवीन द स्कूल कुरिकुलम एंड द ओलंपियाड्स। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू आप चारों लोग, आप तीनों लोगों का इतनी दूर से जुड़ने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर करने के लिए, राइट। चलिए सम अप करते हैं इस चीज को। थैंक्स अ लॉट। ठीक, हम लोग मिलते रहेंगे, इसी तरीके की स्टूडेंट के बेनिफिट की बातें बोलते रहेंगे। ठीक, चल, ओके ओके।